जय हिंद। मैं सुनील यादव। वीडियो के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 का जो पेपर था उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 25 देन 26 to 50 तक हमने क्वेश्चन देख लिए हैं। उसके साथ में हमने इस बात को भी एनालाइज किया है कि आने वाला जो पेपर है आपका 2021 में जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है आपका प्रीलिम्स एग्जाम एमपीपीएससी 2020 वाला, उसकी तैयारी हमको कैसे करनी चाहिए, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, पुराने पेपर से आप क्या सीख सकते हैं, किस प्रकार की गलतियां आपको नहीं करनी, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, और साथ ही साथ जो आप नए टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं तो उसको किस वे में तैयार करें। तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ एनालाइज करेंगे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर के साथ में। यहाँ फिलहाल हमने 2019 का लिया है, तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुरैना जिले में स्थित है। बहुत सारे औद्योगिक केंद्र हम पढ़ते हैं, छिंदवाड़ा का, जबलपुर का, मंडला का, तो उनमें से एक कहलाता है बानमौर मुरैना वाला। क्वेश्चन नंबर 52, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था। बहुत ही खास क्वेश्चन था ये, और इसके तो आने की संभावना थी ही। केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई गई भारत की बहुत ही खास योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, भारत को आत्मनिर्भर बनाने, सक्षम बनाने के उद्देश्य से वही योजना है। इस योजना की शुरुआत हुई सितंबर 2014, हम देखते हैं 25 सितंबर का शुभारंभ कहलाता है, दीनदयाल उपाध्याय जी उनकी डेट से कहलाता है। इसमें देशी और विदेशी जो भी भारतीय कंपनियां हैं उनको भारत में ही निर्माण पर बल देना था, उनको प्रोत्साहित किया जाना तथा सरकार के द्वारा बहुत सी इसमें सहायता प्रदान की जानी थी। बहुत ही खास प्रोग्राम कहलाता है, दैट इज मेक इन इंडिया। इसका लोगो वगैरह याद रखिए, शेर बना हुआ है, और जो भी उपक्रम होते हैं या उपकरण होते हैं वो बने हुए हैं, नट बोल्ट्स इत्यादि वगैरह ये सभी बने हुए हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम भविष्य में भी इसके क्वेश्चन के आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 53, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शामिल हैं। करंट के साथ में अपडेट है ये क्वेश्चन, या करंट का ही क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। देवास और इंदौर इसका आंसर है। 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद में आप आराम से इसको लगा सकते हैं। यदि आपने इसको पढ़ा हो तो देवास जो फार्मा सेक्टर्स के लिए बनाया गया है, जबकि इंदौर की बात हम करें तो सोया प्रोडक्ट्स के लिए इसको निर्यात उत्कृष्ट शहरों के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि निर्यात के लिए बनाए गए स्पेशली कुछ सेक्टर किन खास शहरों में स्थित है, जो कि स्पेशली ये इंडस्ट्रियाँ फोकस होने वाली किसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए। तो मध्य प्रदेश के 2 खास शहर देवास और इंदौर। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति को देखता है या उससे संबंधित है। ये देखा जाए कौन सा मंत्रालय, तो भारत सरकार का जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है वह भारत की विदेश व्यापार नीति पूछ रहा है, ना कि विदेश नीति पूछ रहा है। तो इसलिए आंसर इसका क्या आएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आएगा। क्वेश्चन को बड़े गौर से पढ़ना था। क्वेश्चन टिपिकल क्यों था, यहाँ पर फर्स्ट एट साइड हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे विदेश नीति पूछ रहा है। कई बार बच्चे स्किप करके पढ़ जाते हैं, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन रहा है विदेश व्यापार नीति, तो व्यापार संबंधित होगा तो आपका ये वाला मंत्रालय हो, जबकि केवल विदेश नीति होता तो विदेश मंत्रालय हो जाता। तो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के साथ में, स्मार्टनेस के साथ में या धैर्य से इसको पढ़कर समझकर बनाने का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 55 है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है। वैसे वित्त की बात होती है, फाइनेंस के बारे में जब भी बात हो रही होगी मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो याद रखिए उसका आंसर इंदौर जाने वाला है। तो इसका मुख्यालय इंदौर में है। 1955 में इसका स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश में 20 अन्य स्थानों पर इसके कार्यालय भी हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, बौद्धन दहुआ किसके सेनापति थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अपने आप में। इस बार के पीएससी के पेपर में यदि आप ऑब्जर्व करें 2019 में, तो मध्य प्रदेश के ये जो सेक्शंस हैं या जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पार्ट हैं उसको काफ़ी डिटेल में पूछा गया है। बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलते थे। अब इस बात को बताने का आशा आपको ये है कि 2021 में जो अब आपका पेपर आने वाला है, पूरी संभावना है कि इस बार एमपी का जो जीएस सेक्शन है, हिस्ट्री है, कल्चर है, उसको डिटेल में पूछा जाएगा। तो उसको आप प्रिपेयर रखिए। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, बौद्धन दहुआ किसके सेनापति थे। तो ये शाहगढ़ के जो राजा थे बखत बली, उनके सेनापति थे। वर्तमान में पूछ लेगा सागड़ कहाँ पर है, तो सागर जिले में स्थित कहलाता है। इनका खास योगदान किस चीज़ के लिए है, तो 1857 का जो विद्रोह था उसमें उन्होंने ज़बरदस्त योगदान दिया था। उसके पहले भी ये रिवोल्ट कर चुके थे और इस समय भी उन्होंने ज़बरदस्त योगदान उसमें दिया हुआ था। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु बनता है। आने वाले समय में इससे रिलेवेंट और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बौद्धन दहुआ को ध्यान रखिएगा, उनके ब्रदर को याद रखिएगा, उनकी समाधि के बारे में भी हो सकता है संभावित क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है, और इनकी पूरी फैमिली जो थी उन्होंने इसके लिए सैक्रिफाइस किया था, देश के लिए बलिदान दिया था। उसको थोड़ी सा डिटेल में प्रिपेयर रखिएगा। नोट्स में हमने आपको काफ़ी डिटेल में इनके बारे में दिया हुआ है। ना केवल प्रीलिम्स की अप्रोच पर काम आएगा आपको, बल्कि मेंस में भी आपको ये काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि इनमें से कोई एक ऐसा होना चाहिए जो सम्मिलित ना हो। आराम से पढ़ें पूरा क्वेश्चन। गौड़ों के बारे में दिया हुआ कि उनकी उपजाति
एक साइड लिखा हुआ है जनजाति, दूसरी साइड लिखा हुआ आपको उपजाति। गौड़ों की उपजाति अगरिया होती है, हाँ बिल्कुल होती है, आग का काम वगैरह करते हैं। बैगाओं की बिझावर होती है, यस इनकी भी यह होती है। भारियाओं की पटलिया नहीं होती है। कोरकों की भी महार नहीं होती है। इस प्रकार से यदि इस क्वेश्चन में हम देखें तो दो प्रकार के आंसर हमको मिलेंगे साहब। इवन जो बोर्ड है उसने भी इसके दो आंसर माने हैं। भारियों की जो जनजातियां हैं या उनकी उपजातियां हैं उनके बारे में यदि हम बात कर लें तो एक होती है भूमियाँ, भूमियाँ, एक भुईहर भी होती है, और तीसरी जो है पंडा भी होती है या पंडो भी होती है। जबकि महार के बारे में यदि हम बात कर लें तो महार अनुसूचित जाति में आता है। डॉक्टर अंबेडकर जी वहीं से संबंधित थे। महार महाराष्ट्र की सबसे बड़ी अनुसूचित जातियों में से कहलाती है। इस प्रकार से हम देखें इस क्वेश्चन के दोनों ही आंसर सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला, मांडू धार जिले में है, यस ये धार जिले में है। मांडू में हिंडोला महल है, हाँ जी है। क्वेश्चन पूछा गया उपयुक्त या उक्त वाक्यों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सत्य है, नहीं। केवल दो सत्य है, नहीं। ठीक, दोनों असत्य हैं, ये वाली बात भी गलत है। दोनों ही क्या हैं, सत्य हैं। इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 59 है, जल विहारी का मेला कहाँ आयोजित होता है। एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश के मेलों से जरूर आता है। जब भी जल बरसता है बाहर तो आप क्या लेकर जाते हैं, छाता लेकर जाते हैं। तो इसका मतलब ये कहाँ पर होने वाला है, छतरपुर में। यही आपका कीवर्ड है, इस तरह से आप उसको याद रखिएगा, भविष्य में आपसे कभी गलत नहीं होने वाला है। मेलों की जो लिस्ट दी हुई है आपके नोट्स में या बुकलेट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन कभी जल विहार का मेला आ जाने वाला है, कभी पीर बुधानी का आता है, कभी कोई सा मेला आता है, तो उसको प्रिपेयर रखें आप। एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स ही होता है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 60, काठी क्या है। काठी का कीवर्ड याद रखिएगा, कठिन। कोई भी काम क्या है, कठिन है तो उसको सरल बनाना पड़ता है, तो दैट इज कठिन है। तो काठी हो जाएगा कार से, जबकि ना से हो जाने वाला है आपका निमाड़ क्षेत्र का होने वाला है, और अपने आप में है क्या है, एक लोक नृत्य है, तो ना से नृत्य भी हो जाएगा, दैट इज कठिन। काठी कीवर्ड से आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, निम्न पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर शुरू से करते हुए बाद का क्रम बताइए, यानी प्रारंभ से बाद का आपको क्रम बताना है। राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में यदि हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है 1991 में, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है 1961 में, और जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो वह होता है 1985 में। तो इस प्रकार से ईयर हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही नए प्रकार का था एमपीपीएससी के लिए। आईएएस वगैरह में तो इस तरह से क्वेश्चन आते ही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है साहब। एमपीपीएससी में इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आते थे। प्राय क्वेश्चन होता था राजीव गांधी खेल रत्न किसको मिला है, किस वर्ष में आरंभ किया गया, इस तरह से करके क्वेश्चन हुआ करते थे। लेकिन इस बार क्या किया कि इनके क्रम जमाने के लिए आपको दे दिए साहब जी। अब जब हम इसका क्रम जमाएंगे, हमने इनके सामने क्या किया, ईयर लिख लिया। जो टेक्निक मैं यूज़ कर रहा हूँ आप भी ऐसा ही करिएगा। नो डाउट आपको मालूम है कि राजीव गांधी खेल रत्न 91 में स्टार्ट हुआ था, परंतु ऐसा मत करिएगा कि आप उसको कागज़ पर लिख नहीं रहे हैं। वहाँ क्वेश्चन पेपर में अपनी पेंसिल से जरूर लिखिएगा, ठीक। ध्यानचंद भी आपको याद है, अर्जुन भी आपको याद है, द्रोणाचार्य भी आपको याद है, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। लेकिन उसके बावजूद ही क्या करिएगा, उसके सामने ही उसे लिखना सीखिए। अब इसको जब आपने लिख लिया तो डिजिट्स आपके सामने हैं, उसके साथ में आप सिक्वेंस जमाएंगे। तो सबसे पुराने से बाद के क्रम में बताना है, यानी 61 वाला पहले आएगा, यानी क्या करोगे 3 आएगा, कॉमा लगा लिया अपन ने। 61 के बाद में अगला डिजिट क्या आ जाने वाला है आपका 1985, तो यानी कॉमा 4 आएगा, क्योंकि चौथे नंबर पर द्रोणाचार्य दिया। उसके बाद में क्या आएगा, राजीव गांधी खेल रत्न आएगा, तो आप फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे। और उसके भी बाद में सबसे आखिरी में आने वाला है ध्यानचंद पुरस्कार, यानी आपका जो आंसर होगा वो 3412 होगा। इस तरह से ही आप वहाँ पर लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। अभी आप ऑप्शन नहीं देख रहे हैं। जब आपने इतना काम कर लिया उसके बाद में आप सिर्फ ये ढूंढे कि 3412 क्या है। ज़्यादा आप तो 3412 को एक बार क्रॉस चेक कर लें कि आपने सही लिखा कि नहीं लिखा है, ये आप कर लें। यदि आपके पास में स्पेशली ज़्यादा टाइम बचा है, या क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लें कि साहब बाद से शुरू का क्रम पूछा है या पहले से बाद का कहना चाहिए, यानी लेटेस्ट वाले से ओल्ड की ओर जाने के लिए कहा। इसको एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। ज़्यादा है तो इंग्लिश में भी इसको आप पढ़कर देख सकते हैं। क्रॉस चेक कर लिया कि हाँ हमने इसको सही डिजिट लिखा है, 3412 हमारा आंसर बन रहा। अब यहाँ पर आप ढूंढ लीजिए कि 3412 कहाँ पर है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन जब भी इस तरह से बड़ा हो, लंबा चौड़ा हो, टिपिकल टाइप का क्वेश्चन हो, तो कभी भी इस फॉर्मेशन को अपनाइएगा। आप कितने ही विद्वान हो, आपको कितना ही कुछ बनता हो, परंतु ये मत करिएगा कि आप वहाँ पर इसको रफ पेजेस पर ना लिखें या क्वेश्चन के सामने पेंसिल से ना लिखें। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इसमें गलती हो जाने की संभावना होती है। कई बार अधिक समझदारी या अधिक कॉन्फिडेंस डुबा देता है। क्वेश्चन नंबर 62, रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे।
करंट का क्वेश्चन था अभिनव बिंद्रा जी, उन्होंने ध्वजवाहन किया था। 2016 का ही ओलंपिक हुआ था। 19 के पेपर जब तक हुआ तब तक आपका 2020 वाला ओलंपिक हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये पुराना वाला ही पूछना था। ये जरूर कह सकते हो आपके 2019 के पेपर में आपसे 3 साल 4 साल पुराना करंट पूछा जा रहा है 16 का, ये जरूर हो सकता है, परंतु इससे आपको एक हिंट मिलता है कि इसका मतलब है अभी जब 2021 में भी पेपर होगा तो पुराना 4 से 5 साल का करंट पूछा जा सकता है। पूरा पूरा करंट नहीं पूछा जाएगा 4-5 साल पुराना, परंतु उनमें जो मोटी मोटी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो घटनाएं जिनको आप कह सकते हो उनको तो पूछ ही सकता है। रियो ओलंपिक या ओलंपिक एक ही होता है 4 साल में, तो इसका मतलब उससे संबंधित हो गया। एशियन गेम्स हो गया, राष्ट्रमंडल खेल हो गया, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हो गए या कोई समिट वगैरह हो गया, तो भले ही 3 साल 4 साल 5 साल पहले हुआ हो या मध्य प्रदेश से उसका कोई लेना देना हो या नेशनल लेवल पर कोई बहुत ही खास इवेंट हो, तो आपको उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। बैंक पीएस या अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तरह मत करिएगा कि 6 महीने 1 साल का आपने करंट तैयार कर लिया। मैं आपको इसका रेशो बताना चाहूँगा, 80:20 रखिएगा। 80% प्लस और 20% रखिए। क्या मतलब हुआ इसका, आप पिछले 1 साल का जो करंट है उसको 80% की इंटेंसिटी से यानी काफ़ी गंभीरता से बहुत गहराई से तैयार करके रखिए एक एक चीज़ों को। जबकि 20% का मतलब है कि पिछले 5 साल का करंट की जो मोटी मोटी घटनाएं हैं उनको तैयार रखिए। एक एक चीज़ को तैयार नहीं रखना, मात्र 20% जो आपको लगता है कि हाँ इनमें से ये चीज़ खास है, उसको ज़रूर देख लें एक बार। आपने देखा होगा तो निश्चित रूप से आपको बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था। सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर आएगा तीसरा हमारा क्रम था। 2018 में ये वाले जो खेल हुए हैं इसमें नंबर 1 था ऑस्ट्रेलिया, उसके पश्चात में इंग्लैंड था और उसके बाद में थर्ड रैंकिंग पर आया था इंडिया। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। गोल्ड जो मेडल होते हैं उनके आधार पर ही निर्धारण होता है कि 1 कौन है, 2 कौन है और थर्ड रैंक पर कौन आया हुआ है। राष्ट्रमंडल खेल पर या एशियन गेम्स पर, ओलंपिक पर हमेशा एक क्वेश्चन आना फिक्स ही होता है, इसको तैयार रखना चाहिए। इस पर और भी जो संभावित क्वेश्चन है ये आपसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं अगले एग्जाम्स में कि ये कौन से नंबर के राष्ट्रमंडल खेल थे जो 2018 में हुए थे। ऑप्शन में आपको कुछ इस तरह से दे दिया जाएगा पहचानने के लिए कौन से नंबर के थे। कहाँ हुए थे पूछ लेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए थे। इसका लोगो क्या था, मोनो क्या था, इस तरह से पूछा जा सकता है। मेन वेन्यू जब इसका हुआ था, उद्घाटन समारोह हुआ था, तो किस स्टेडियम में हुआ था। स्टेडियम का नाम काफ़ी पूछते हैं, दैट वाज कर्रारा स्टेडियम। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ों को तैयार करके रखिए। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, तो 71 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ये क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होने ही चाहिए। भारत में राष्ट्रमंडल खेल हो चुके हैं क्या, कितने बार हुए हैं। 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम था उससे रिलेवेंट करके कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। इस प्रकार से थोड़ी सा इसको बैकग्राउंड के साथ में, करंट के साथ में प्रिपेयर रखिए। क्वेश्चन नंबर 64 दिया है, 2028 के जो समर ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, उनका आयोजन किस शहर में होने वाला है। बहुत ही सिंपल सा यह क्वेश्चन था। अगर आपने प्रिपेयर करके रखा हुआ, 2028 पूछा हुआ है, तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में होने वाला है 2028 में। क्लोज क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसके बाद के जो हैं हम देखें, 2024 में होने वाला है पेरिस में, टोक्यो में 2020 के होने से जो अभी तक हो नहीं पाए, शायद 21 में संभावित है कोविड के कारण ही। तो इसका मतलब है कि उन्होंने ऑप्शंस आपको काफ़ी क्लोज दिए हुए हैं। अगले ओलंपिक बहुत ज़्यादा व्यक्ति पढ़ के रखता है, 2019-20 में पेपर दे रहा है, या तो टोक्यो याद रखेगा या उसके एक बात का पेरिस याद रख लेता है, परंतु व्यक्ति पूरी लिस्ट पढ़ना भूल जाता है। कम से कम इसका मतलब यह है कि 3 स्टेप्स आपको फॉरवर्ड चलना पड़ेगा। यहाँ पर 3 स्टेप्स फॉरवर्ड की रणनीति भी याद रखना। 2028 के गेम्स पूछ लिया आपसे, जबकि करंट अफेयर्स में कई चीज़ें आपसे ऐसे पूछी कि 5 साल 6 साल पुराना करंट भी पूछा गया है। यानी 2021 के लिए जब आप प्रिपेयर करोगे तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा जो मैंने आपसे कहा है। अगेन इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 2020 में जो टोक्यो में हो रहा है ओलंपिक, वो किस नंबर का है, पेरिस में कौन से नंबर का होगा, लॉस एंजल्स में जो होने वाला है वह किस नंबर का होने वाला है। तो अगर लॉस एंजल्स की बात कर लेते हैं हम, तो 34वें नंबर के होंगे 2024 में, आपका 33वें नंबर के 2020 में, 32वां ओलंपिक होना था, या 2021 में इसको अभी कराया जाएगा। तो ये थोड़ी सा डिजिट्स भी आप याद रखिएगा, ओलंपिक के लिए खासकर इस तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, IAAF इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पहली बात तो IAAF का हमको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन करके कहलाता है, जैसे विश्व एथलेटिक्स संघ भी कहा जाता है साधारण सी भाषा में। इसकी स्थापना हुई थी 1912 में, जबकि इसका जो मुख्यालय है वह मोनाको में है, जो कि यूरोप में स्थित एक देश है, फ्रांस के ठीक पास में। आप इसको देखेंगे, छोटा सा देश है, वहाँ पर इसकी होना है। अब ये क्वेश्चन क्यों आया,
इस बात को भी आप समझिए। गत 4-5 वर्षों में आप देखें, भारत ने एथलेटिक्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इवन 2016 के ओलंपिक भी हम देखेंगे तो दीपा कर्माकर जी का नाम काफ़ी चर्चा में था, नीरज चोपड़ा जी का नाम चर्चा में था, और भी कई ऐसे एथलेटिशियंस जो हम देखते हैं खिलाड़ियों के बारे में कि उन्होंने कहीं ना कहीं एथलेटिक्स में काफ़ी अच्छा काम किया है और मेडल्स वगैरह लाए हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिलेट कर दिया होगा उन्होंने, और वहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। स्प्रिंट की दौड़ में 400 मीटर, 800 मीटर में भी अभी देखें महिला खिलाड़ियों ने भी पदक हासिल किए हैं, फर्स्ट आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं वजह थी कि IAF का जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस पार्ट होता है उसको पूछ लिया, यानी कि करंट काफ़ी को रिलेट करके पूछा गया है। इस बात को 2021 के लिए आप थोड़ी सा रिमार्क पर ले लें और तैयारी करें उसके अनुरूप। क्वेश्चन नंबर 66 है, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं? ये क्वेश्चन आना ही था, स्वाभाविक सी बात थी। रीज़न ये है कि 2020 में पंचायत के चुनाव होने ही हैं, और इससे संबंधित 2 क्वेश्चन आए हैं। पहला तो ये कि कितने बार चुनाव हो गए हैं, जबकि इसके पहले आपने देखा होगा पुरानी सीरीज में पार्ट 2 में कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में कौन व्यक्ति अध्यक्ष नहीं रहा है या आयुक्त नहीं रहा है, ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक, इस क्वेश्चन की बात कर ली कि कितने बार इलेक्शन हो चुके हैं, तो अब तक 5 बार इलेक्शन तो हो चुके हैं। 6th टाइम ये इलेक्शन अभी होना है। 5 बार कब कब हुए हैं हम देखेंगे तो 94 में हुआ था, 99 में हुआ था, 2004 में हुआ था, 2009 में हुआ था और 2014 में हुआ था। तो इनके डिजिट्स अपन देख सकते हैं, इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। 2020 में होना था, हो नहीं पाया है। 2021 में होने की संभावना, रीज़न एकमात्र वही है, कोविड। तो पंचायत से संबंधित आएगा ही आएगा क्वेश्चन, कभी 73वां संविधान संशोधन, कभी 74वां संविधान संशोधन, कभी इलेक्शन वाला, निर्वाचन आयुक्त वाला। इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है? अपने आप में ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था। रीज़न ये था कि यहाँ पर आपको लग रहा है कि नगरीय निकायों के बारे में पूछ रहा है, जबकि आप गौर से देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हैं वो पंचायतों वाले आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो विद्यार्थी कई बार कंफ्यूज हो गए कि जो नगरीय निकाय का है वो तो 243 के पश्चात में स्टार्ट होता है साहब, ठीक, या तो यहाँ पर कहना चाहिए कि राज्य निर्वाचन आयोग जो पूछ रहा है वह आपसे इस संदर्भ में पूछ रहा है एक बार वो वाली लिस्ट दिखा दो, वो गलत बोल बैठे ना, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था, सभी के लिए टफ था, चाहे कितने ही एक्सपीरियंस विद्यार्थी रहे हों या कितने ही वर्षों से तैयारी करते रहे हों। रीज़न ये है, यहाँ पूछा जा रहा है नगरीय निकायों के बारे में, ठीक, जबकि ऑप्शंस जो आपको दिए हैं 243 KLMN करके दिया हुआ है आपको। ये बात आप समझिएगा कि नगरीय निकाय जो है वो 243P के बाद से शुरू होता है, ठीक, लेकिन उसके बाद का जो आपको ऑप्शन दिया है तो यहाँ पर देखिए कि वो तो है ही नहीं। तो ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए ये पंचायतों वाले दिए हुए हैं, तो इसके कारण कई बार विद्यार्थी वहाँ पर कंफ्यूज हो गए, उनको लगा कि शायद ये क्वेश्चन गलत पूछ लिया गया है। 1-2 क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं ऐसे गलत, तो उसके कारण कन्फ्यूज़न हुआ। देखिए लेकिन इसका आंसर क्या होगा, राज्य निर्वाचन जो आयोग होता है वह दोनों ही निर्वाचन कराता है राज्य के। पहली बात तो जो अर्बन बॉडीज़ होते हैं यानी नगर निगम इत्यादि वगैरह के निर्वाचन भी वह कराता है, साथ ही साथ पंचायतों का निर्वाचन भी वह कराता है। यही वजह है कि 243 के जो आपका आर्टिकल है उसमें इन दोनों के बारे में प्रावधान दिया गया है कि पंचायतों का चुनाव जिस चीज़ के तहत राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा उसी के तहत उसको शक्ति प्राप्त हुई है, किसके लिए भी, नगरीय निकायों के लिए भी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाना स्वाभाविक था, थोड़ी सा डेप्थ में क्वेश्चन था, इसलिए प्रिपेयर रखिएगा। अगेन आपको मैं एक टिप देना चाहूँगा कि पंचायतों के निर्वाचन संबंधित आर्टिकल कई बार पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल 243 के अंडर में जितने भी सब सेक्शंस हैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण पार्ट आप याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। 243 में कभी बिगिनिंग में परिभाषा दी होती है, तो यानी 243 में क्या दिया होगा, परिभाषाएं दी होंगी। 243 अंडर सेक्शन ए में दिया होगा आपको ग्राम सभा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्राम सभा जैसे आपकी संविधान सभा थी ना, तो वैसे ही ग्राम सभा। 243 अंडर सेक्शन बी को याद रखिएगा कि सभा के बाद बनने वाला संविधान, तो यानी पूछ लेगा कभी को पंचायतों का संविधान कहाँ दिया है, तो पंचायतों का संविधान इसमें दिया हुआ है। अगेन 243 आप छोड़ सकते हैं अंडर सेक्शन सी। 240D याद रखिएगा, 243D, डी यानी होता है 4 नंबर, 4 लेटर होते हैं आरक्षण के,
तो इसका मतलब है कि आरक्षण कहाँ दिया होगा, 243 अंडर सेक्शन डी में दिया होगा। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, तो कार्यकाल पूछ लिया जाएगा कि कहाँ दिया है कभी को, तो 5 वर्ष का होता है, तो 5वें नंबर पर क्या आता है आपका ई आता है। तो 243 अंडर सेक्शन ई में क्या दिया होगा, कार्यकाल दिया होगा। और अगेन उसके भी हम आगे बात कर लेने वाले हैं। तो 243 के में क्या दिया है आपका, पंचायतों का चुनाव। तो कुछ इस प्रकार से इसको तैयार रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके आर्टिकल्स कहलाते हैं। भविष्य में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है 2021 में या उसके बाद के भी एग्जाम्स में आपको या अन्य एग्जामों में काम आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो पंचायती राज वैसे भी राज्य के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार ही नियुक्त करती है निर्वाचन आयोग को, जो कि पंचायतों संबंधित नगरीय निकायों संबंधित चुनाव कराता है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये सूचियाँ कहाँ पर दी हुई हैं, तो संविधान की जो 7वां जो अनुसूची है वहाँ पर आपको ये दी गई हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप याद रखिएगा। कुल 3 अनुसूचियाँ, संघ, राज्य और समवर्ती। क्वेश्चन नंबर 69 है कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए? बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 243 और उसके अंदर के जितने भी सेक्शंस हैं वो हैं। अनुसूचियों के बारे में पूछ लिया जाएगा तो 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में आप परिचित हैं, उसको ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? मध्य प्रदेश के ही 4 शहर आपको दिए, उसके बारे में ही पूछा हुआ है, तो इनको ध्यान रखें अपन। भोपाल की जनसंख्या है, जबलपुर की है, ग्वालियर की है, उज्जैन की जनसंख्या 10 लाख से अधिक नहीं है। तो इसका आंसर आएगा उज्जैन। 2011 की जनगणना को आधार बनाकर उन्होंने पूछा हुआ है। लगभग 5 लाख के आसपास में उज्जैन की आबादी है, बहुत ही पुराना शहर हमारा कहलाता है। मध्य प्रदेश में अगर 10 लाख की आबादी वाले शहरों की बात करें तो वैसे भी 4 ही आपको शहर मेनली मिलते हैं, चारों आपकी बड़ी सिटीज़ कहलाती हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 71, जेएसपी क्या है? फुल फॉर्म होता है इसका जावा सर्वर पेजेस होता है, कंप्यूटर संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन था, जिनका भी फील्ड उस कंप्यूटर से है या उस पर वो लगातार वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका मालिक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट इसके मालिक हैं। करंट से संबंधित ये क्वेश्चन था, 2009 से ये सक्रिय रहा है, अभी चर्चा में काफ़ी रहा है इसलिए पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 73, वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। वेब स्पाइडर के नाम से भी इसको जाना जाता है वेब क्रॉलर को, या इसे वेब रोबोट भी कहा जाता है। एक प्रकार का यह प्रोग्राम होता है जो कि www वर्ल्ड वाइड वेब को ब्राउज करने में हेल्प करता है। तो इस पॉइंट को थोड़ी सा ध्यान रखें, शायद भविष्य में क्वेश्चन फिर से आ जाए। क्वेश्चन नंबर 74, किस ग्रुप में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? ये पुराने जो क्वेश्चन है उनसे थोड़ा सा भिन्न क्यों हैं? इसके पहले जब MPPSC क्वेश्चन पूछता था तो ऑप्शन ए में भी वो 1 देता था, ऑप्शन बी में भी 1 देता था, सी में 1 देता था, डी में 1 देता था। लेकिन यदि आप इस बार गौर करो तो ए में भी 3 दिए हैं, बी में 3 है, सी में 3 है, डी में भी 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से करके आपको क्वेश्चन पूछा है। केवल आउटपुट आपको डिवाइस बतानी है। प्लॉटर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर भी जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाने वाला है, डी। क्वेश्चन नंबर 75, अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका क्या कहलाता है? तो उसके लिए अपन बुकमार्क बना लेते हैं। जब भी बुकमार्क बना देते तो हमारा जो भी सर्च इंजन होगा उसके ऊपर ही हमको नज़र आ जाएगा कि हमने किन किन चीज़ों को बुकमार्क किया है। डायरेक्टली हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं और उस वेबसाइट पर चले जाते हैं। उसका आंसर क्या होगा, बुकमार्क। मोबाइल में भी ऑप्शन आपको उपलब्ध होता है, जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उनमें उपलब्ध है, बस कंप्यूटर में तो है ही। यदि आप ऑब्जर्व करें तो इस वाले सेक्शंस में आपको कंप्यूटर से और पंचायती राज से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस मिले हुए हैं। कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके 2020 के नए जो सिलेबस है उसमें स्पेशली दिया है, यूनिट 9 पर दिया हुआ है और यहाँ पर काफ़ी डिटेल में है, काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए हैं। या इसको ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि उसका जो प्रैक्टिकल यूज़ होता है उससे संबंधित क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। तो जो भविष्य में आपका पेपर होने वाला है उसके लिए आपको यूनिट 9 को स्पेशली तैयार करना चाहिए और बहुत ही अच्छे से ना केवल पढ़ना चाहिए बल्कि उसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी चाहिए। जो एकेडमी के हमने नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, आपके पास में जो भी अवेलेबल है उसमें ये यूनिट्स आपको स्पेसिफाइड दी है और उसको काफ़ी अच्छे से आप प्रिपेयर करिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो या और भी किसी चीज़ पर आपको जानकारी चाहिए हो या आप चाहें तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू। जय हिंद।